हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये वीडियो। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ नाउन का फुल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, चलिए फिर से खुद को अपडेट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस एक ही वीडियो में नाउन से रिलेटेड बहुत सारी बातें। नाउन का मतलब क्या होता है ये नाउन, किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन्स कौन कौन सी हैं, और हाँ, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। डिटेल में सारा कुछ जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आपको करना ये है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, आप सभी को ये ज़रूर पता होगा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जी हाँ, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में माने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है नाउन, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नाउन के साथ, बाकी के हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियोज़ में। तो जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट है वो है नाउन। देखेंगे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले और जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। Noun is a word that refers the names of a thing, a person, an animal, a place, a quality or an idea. अब इसका मतलब यही हो जाता है कि noun यानी कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान, गुण और विचार के नामों का बोध कराता है। जी हाँ, नाउन यानी कि संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वस्तु के नाम को बताएगा, किसी व्यक्ति के नाम को बताएगा, किसी जानवर के नाम को बताएगा, स्थान, गुण, विचार, इन सभी के नामों के बारे में यह हमें बताता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स ऑफ एनीथिंग आर कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। यानी इस दुनिया में हम जिस चीज़ को भी देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं और उसे किसी न किसी नाम से बुला रहे हैं, तो वो आपकी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पर आप एक फुटबॉल देख रहे हैं, ये एक वस्तु है, इसे हम फुटबॉल कह रहे हैं। जी हाँ, ये भी एक नाउन हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप एक टेलीफोन देख रहे हैं, इसे हमने कैसे पहचाना? हम जान रहे हैं कि इसे टेलीफोन कहा जाता है, तो ये टेलीफोन वर्ड भी एक नाउन है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, ये जो आप देख रहे हैं पेयर में, ये शूज़ होते हैं। जी हाँ, शूज़, ये भी नाम है, इसे भी हम नाउन कहेंगे। अगली जो वस्तु आप देख रहे हैं ये कीज़ है, इसे हम कीज़ बुलाते हैं, इसका भी अपना एक नाम है, कीज़, ये भी एक नाउन है। इसी तरह से यहाँ पर एक पर्सन आपको दिख रहा है, ये पर्सन है बॉय, इसे हम बॉय बुलाते हैं, ये भी एक नेमिंग वर्ड हो गया, तो ये भी आपका नाउन कहलाएगा। इसका अपोजिट जो जेंडर होता है वो है गर्ल, गर्ल भी एक नेम वर्ड है, इसे भी हम कहेंगे नाउन। ठीक है, इसी तरह से यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में भी नेमिंग वर्ड होते हैं। इस एनिमल को हम क्या कहते हैं? डॉग, तो ये इसका नेमिंग वर्ड है, तो इसे भी हम नाउन कहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इमोशंस भी होते हैं जिन्हें हम नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं। जी हाँ, हैप्पीनेस, ये एक नेमिंग वर्ड है, इसे भी हम नाउन कहेंगे। इसका अपोजिट होता है सैडनेस, सैडनेस भी यहाँ पर एक नाउन वर्ड कहलाएगा। तो जी, इस तरह से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर, महसूस करके उन्हें हम किसी न किसी नाम से पुकार रहे होते हैं, तो वहाँ पर वे सभी शब्द, वे सभी नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, या फिर कोई विचार हो, कोई इमोशन हो, कोई भाव हो, उन सभी चीज़ों का नाम आपका कहलाएगा नाउन। इतना ही आपको याद रखना है कि जितनी भी चीज़ों के नेमिंग वर्ड्स हैं वे सभी नेमिंग वर्ड्स आपके नाउन कहलाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा नाउन क्या होता है। अब आप आसानी से इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ नाउन से ही रिलेटेड, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक, और वो है टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, इंग्लिश ग्रामर में 5 मेन आपके टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन,
दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन। ठीक है, ये 5 आपके मेन इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। बाकी के जो नाउन्स आपने पढ़े होंगे जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन, ये सारे जो नाउन्स होते हैं ये क्लासिफाइड नाउन्स होते हैं। इनके अंदर ही हम इन 5 नाउन्स की स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन होता है, इसे हम जानेंगे छोटी सी डेफिनेशन के साथ। ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी एक प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन वर्ड होता है, यानी कि संज्ञा शब्द होता है, जो किसी स्थान के, व्यक्ति के और वस्तु के विशेष नाम को बताता है, उसका बोध कराता है। जी हाँ, स्पेसिफिक नेम। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक नेम की। जी हाँ, विशेष नाम किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का। तो जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम की बात करते हैं तो वह विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मान लीजिए किसी बॉय यानी कि किसी लड़के का नाम है राहुल, तो राहुल नाम ठीक है स्पेसिफिक हो गया, यह एक स्पेसिफिक नेम हो गया। लेकिन राहुल नाम के तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, तो क्या फिर यह नाम स्पेसिफिक कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश ग्रामर में यदि हमें किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम देकर यह पूछा जाए कि यह नाउन का कौन सा टाइप है, तो हमें वहाँ पर बताना होगा कि यह एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का विशेष नाम है। अब वो बात एक्सेप्शन में चली जाती है कि एक ही नाम वाले बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात का कोई लेना देना नहीं है अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। आपको सिंपली किसी भी व्यक्ति का नाम अगर पूछा जा रहा है यह कहकर कि यह कौन सा नाउन है, तो आप सिंपली बताएंगे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से किसी भी स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कुतुब मीनार, ताजमहल, ठीक है, आगरा कह दिया, लखनऊ कह दिया, तो ये सारे क्या हैं आपके? जी हाँ, ये हैं आपके स्पेसिफिक नेम्स ऑफ प्लेस, किसी भी स्थान का विशेष नाम जो कि दूसरा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो वह भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी तरह से कुछ वस्तुओं के भी विशेष नाम हो सकते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पर्सनल नेम्स हैं कुछ व्यक्तियों के, तो पहले भी मैंने आपको बताया वे भी आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। प्लेस नेम्स बता चुकी हूँ। नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज होती हैं जिनके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं जो दूसरे नहीं हो सकते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, अलग अलग उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है अपनी, तो वो भी आपके प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होते हैं। नेम्स ऑफ फिल्म्स, जी हाँ, फिल्म्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी आपके प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होंगे। सॉन्ग्स, द टाइटल ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबों के टाइटल होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, दूसरे नहीं हो सकते हैं। मतलब कि किसी किताब का नाम, मान लीजिए मैं यहाँ बात करूँ महाभारत, ठीक है, एक महाकाव्य, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि महाभारत नाम की जो बुक है, जो महाकाव्य एक किताब है, क्या यह दुनिया में दूसरी बनी है? नहीं, यह एक स्पेसिफिक नेम है किसी वस्तु का, ठीक है, एक टाइटल है बुक का, तो वह दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और इसी तरह से दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जिनके स्पेसिफिक नेम होते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे इंग्लिश ग्रामर में। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जब हम किन्हीं व्यक्तियों के स्पेसिफिक नेम्स की बात करते हैं, जैसे राहुल, दिस इज़ द नेम ऑफ बॉय, रेवन, दिस इज़ द नेम ऑफ गर्ल, चंडीगढ़, दिल्ली, दीज आर द नेम्स ऑफ, जी हाँ, सिटीज़, शहरों के नाम हैं ये, स्थान के नाम हैं ये, ताजमहल, कुतुब मीनार, दीज आर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, द महाभारता, द रामायणा, दीज आर द नेम्स ऑफ द बुक्स टाइटल्स।
ये आपके बुक्स के टाइटल्स हैं जो कि चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्पेसिफिक नेम को ही रेफर कर रही हैं, इसीलिए ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। नाउ आई एम डैम श्योर आप सभी के समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, चाहे वह सेंटेंसेस में कहीं पर भी आए, यानी वह सेंटेंस के पहले भी आए तो भी आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और चाहे वह सेंटेंस के बीच में या फिर सेंटेंस के एंड में भी आ जाए तो वहाँ पर भी उस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। अब यहाँ पर ताजमहल और आगरा ये जो टू वर्ड्स हैं ये आपके प्रॉपर नाउन हैं, क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक नेम्स हैं। ताजमहल को मैंने स्टार्टिंग में लिखा है जिसका टी कैपिटल लेटर में है, ठीक है। आगरा को मैंने एंड में लिखा है जिसका ए जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अब आगरा को यदि मैं मिडिल में या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी रख देती हूँ तो भी उसका जो ए लेटर है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस को देखिए, आई सॉ द ताजमहल फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अब इस सेंटेंस में ताजमहल आप कहाँ पर देख रहे हैं? जी हाँ, सेंटेंस के मिडिल में। फिर भी मैंने ताजमहल में जो टी है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से जब भी आप सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, चाहे उस प्रॉपर नाउन को आप सेंटेंसेस में कहीं पर भी लिखें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप प्रॉपर नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में सेकेंड टाइप पर, जो कि है कॉमन नाउन। जी हाँ, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नाउन। इसे यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू जनरल थिंग्स, प्लेसेस, पीपल एंड एनिमल्स where they do not have any specific names like proper nouns। मतलब एक कॉमन नाउन ऐसा नाउन वर्ड यानी कि संज्ञा शब्द होता है जो किसी जनरल वस्तुओं, स्थानों, लोगों और जानवरों के बारे में बताता है जहाँ पर उनके कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं होते हैं प्रॉपर नाउन की तरह। अब यहाँ पर जो जनरल वर्ड यूज़ हुआ है उसे मैं आपको डिफाइन करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जनरल का मतलब होता है कॉमन। तो जनरल या कॉमन इन दोनों ही वर्ड्स को समझने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि एक बॉय की पिक्चर है। इसके बाद एक और पिक्चर है यहाँ पर जो कि एक गर्ल की पिक्चर है। अब यहाँ पर मैंने बॉय को एक नाम दे दिया है जो कि है विकी। अब विकी यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम है, इसीलिए ये जो वर्ड है कहलाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से गर्ल को भी मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया है डॉली। ये भी एक स्पेसिफिक नाम है जो कि कहलाएगा प्रॉपर नाउन। तो जी प्रॉपर नाउन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था जितने भी स्पेसिफिक नेम्स होंगे वो आपके कहलाएंगे प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉमन की। कॉमन या जनरल, क्या होता है ये कॉमन? कैसे समझेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करती हूँ। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में आपको कॉमन क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है जिसके लिए आप कोई वर्ड यूज़ करेंगे? जी हाँ, आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए दीज आर द ह्यूमन और पर्सन, यानी कि ये मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं। क्योंकि जब हम किसी को मनुष्य कहते हैं,
व्यक्ति कहते हैं, मानव कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो हुआ ना कॉमन, इसीलिए यहाँ पर हम बॉय और गर्ल इन दोनों ही वर्ड्स को कहेंगे कॉमन नाउन। चलिए वापस से चलते हैं कॉमन नाउन की स्लाइड पर, जहाँ पर हमने डेफिनेशन को पढ़ा था। तो जी इस तरह से कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कॉमन नाउन एक्चुअली में कॉमन नेम्स यानी नाम ही होते हैं जो कि हर व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुओं को दिए गए हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे पहला वर्ड है गर्ल। गर्ल मैं आपको बता चुकी हूँ एक कॉमन वर्ड है, वो इसलिए क्योंकि गर्ल से हमें पता चलता है क्लास, इनकी प्रजाति का पता चलता है। गर्ल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स वाली लड़कियां जो कि आपकी गर्ल की कैटेगरी में आएंगी। इसी तरह से बॉय, ये भी एक आपका क्लास को डिफाइन करेगा, प्रजाति को डिफाइन करेगा। एक जैसे दिखने वाले बॉयज़ जिनकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, अलग अलग नेम्स हैं जो कि स्पेसिफिक होंगे, तो उन सभी को एक कैटेगरी में डिसाइड कर दिया गया है कि इनको हम कहेंगे बॉय। तो इस तरह से बॉय भी आपका कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से मैन, वुमेन, ठीक है, ये सब ह्यूमंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद टीचर, जी हाँ, टीचर के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से डॉक्टर, इनके भी अलग अलग स्पेसिफिक नेम्स हो सकते हैं। विलेज के भी अलग अलग स्पेसिफिक नेम्स हो सकते हैं, लेकिन विलेज यहाँ पर एक क्लास को डिसाइड कर रहा है। इसी तरह से सिटी, जी हाँ, शहरों के भी अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे दिल्ली, झांसी, कानपुर, बरेली, तो ये सारे सिटीज़ नेम्स हैं। तो स्पेसिफिक हो गए, इन्हें हम प्रॉपर नाउन्स कह देंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे सिटी, तो सिटी एक ग्रुप, एक क्लास को डिफाइन करेगा, इसीलिए सिटी वर्ड जो होगा वो कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। इसके बाद अगला वर्ड है कंट्री। कंट्री भी यहाँ पर कॉमन नाउन ही है, क्योंकि स्पेसिफिक कंट्रीज़ के नेम्स अगर हम लेते हैं तो वे कहलाएंगे प्रॉपर नाउन, और अलग अलग नेम्स वाली कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेगा आपका ये कंट्री वर्ड, जो कि उनकी क्लास को बताएगा, उनकी प्रजाति को बताएगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से प्लैनेट भी बहुत सारे स्पेसिफिक नेम वाले होते हैं, रोड, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सभी कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को कॉमन नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कॉमन नाउन से ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह वाक्यों में तब तक कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है जब तक कि वह वाक्य के प्रारंभ में नहीं आ जाता है। कहने का मतलब यही है कि कॉमन नाउन के फर्स्ट लेटर को हम प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटल लेटर में हर जगह नहीं लिखते हैं, उसे केवल सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए ध्यान से, पीपल शुड ऑलवेज बी हैप्पी। अब ये एक सेंटेंस है जिसमें स्टार्टिंग में ही सबसे पहले कॉमन नाउन आया हुआ है जो कि है पीपल। ठीक है, अब यहाँ पर पीपल का पी लेटर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, क्योंकि यही रूल है, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा यदि वह सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, उसे ध्यान से देखिए, हैव एनी पीपल एवर बीन ऑलवेज हैप्पी। अब ये सेंटेंस है जो कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर जो कॉमन नाउन वर्ड है जो कि है पीपल, मिडिल में आया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर पीपल इस कॉमन नाउन वर्ड के पी लेटर को स्मॉल लेटर में लिखा है। जी हाँ, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी कभी कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो आप उसके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और यदि यह मिडिल या फिर लास्ट में आता है यानी कि कॉमन नाउन वर्ड, तो उसके फर्स्ट लेटर को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। सो आई होप दोस्तों कॉमन नाउन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बात आप सभी के ज़रूर समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अगले टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ, जो कि है कलेक्टिव नाउन। तो चलिए
अब हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी के नाम की तरफ ध्यान नहीं देंगे। चलिए इसे हम एज अ कलेक्टिव नाउन ही सीखते हैं। A collective noun is also a naming word used to refer a group or a collection of people, animals and things. इसका मतलब यही है कि collective noun भी एक naming word ही होता है। जी हाँ, यह भी बाकी सभी nouns की तरह एक naming word ही कहलाता है collective noun, जिसका यूज़ लोगों के समूह को या फिर उनके कलेक्शन को, जानवरों के समूह या उनके कलेक्शन को, और वस्तुओं के समूह या उनके कलेक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस यानी कि बहुत सारे संगीतकारों का एक समूह। तो जब हम कुछ लोगों के किसी एक समूह की बात करते हैं जो कि यहाँ पर है बैंड, तो उसे वहाँ पर कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स की, बर्ड्स की, जो कि है फ्लोक। फ्लोक यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। अगला एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अब सोल्जर्स ऑब्वियसली व्यक्ति होते हैं, पीपल होते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों के एक समूह की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल्जर्स यानी सैनिकों के एक समूह की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्मी। आर्मी यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। मतलब कि कहने का यही है कि कलेक्टिवली यहाँ पर इन वर्ड्स को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और इन्हें कह दिया जाता है कलेक्टिव नाउन। एक और लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का कलेक्शन। फूलों को जब एक साथ इकट्ठा करके उसे एक गुच्छे में तैयार करते हैं, सजा करके रखते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए, तब वो कहलाता है बुके। स्पेलिंग इसकी ध्यान से देखिए, BOUQUET, इट इज़ बुके। तो इस बुके को हम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ फूलों को इकट्ठा करके एक डेकोरेटिव फॉर्म में इसे तैयार किया जाता है एज अ गिफ्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कलेक्टिव नाउन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स विद द यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स। जी हाँ, कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ मोस्ट कॉमनली ऐसा देखा गया है कि सिंगुलर वर्ब फॉर्म के साथ एज अ सिंगुलर नाउन कर दिया जाता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स। और हमें हमेशा कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ करते समय वर्ब फॉर्म का ध्यान देना है जब हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द इंडियन आर्मी इज़ आवर डिग्निटी। अब इस सेंटेंस में आप सभी ने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है। जी हाँ, आर्मी यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है और इसे एक सिंगुलर नाउन वर्ड मानते हुए हमने यहाँ पर यूज़ किया है इज़ वर्ब को। इज़ यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब फॉर्म है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, द क्राउड वॉज अनकंट्रोल्ड ऑन द रोड येस्टरडे। इस सेंटेंस में आप जान ही गए होंगे कि क्राउड यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड मतलब लोगों का समूह। जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो उन्हें भीड़ कह दिया जाता है। भीड़ यानी कि क्राउड। क्राउड को भी यहाँ पर एज अ सिंगुलर नाउन वर्ड ही कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि माना जा रहा है। और हमने यहाँ पर क्राउड के साथ फिर से सिंगुलर वर्ब फॉर्म ही यूज़ की है, जो कि है वॉज। पहले हमने यूज़ की थी इज़, जो कि प्रेजेंट टेंस की फॉर्म थी, इज़ एज अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म। अब मैंने यूज़ की है वॉज, जो कि पास्ट टेंस की फॉर्म है एज अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी आप कलेक्टिव नाउन का यूज़ करें तो वहाँ पर हमेशा वर्ब फॉर्म का जो यूज़ आप करेंगे उस पर आपको ध्यान देना है। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए समझते हैं इसे, किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आइए इसे देखते हैं। An abstract noun is a noun which used to refer to emotions, ideas, experience, traits
or something conceptual that you can't perceive directly with your senses. अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका यूज़ इमोशंस, आइडियाज़, एक्सपीरियंस, ट्रेट्स और समथिंग कॉन्सेप्चुअल यानी कि कुछ ऐसी वैचारिक बातों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है. लेकिन यू कांट परसीव डायरेक्टली विद योर सेंसेस. लेकिन इन सभी चीज़ों को आप डायरेक्टली अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन्हें नहीं समझ सकते हैं. इमोशंस आप सभी जानते होंगे, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे भाव होते हैं. आइडियाज़ जो विचार होते हैं. एक्सपीरियंसेस जो हमारे अनुभव होते हैं. ट्रेट्स जो भी गुण अवगुण होते हैं. और समथिंग कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है वैचारिक, यानी विचारों में यूज़ किए जाने वाली जितनी भी बातें होती हैं वो सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे. ठीक, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही कि इन सभी चीज़ों को, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, उन्हें हम डायरेक्टली अपने सेंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते हैं. यानी उन्हें हम ना तो देख पाएंगे, ना तो सुन पाएंगे, ना तो टच कर पाएंगे, ठीक है, ना ही टेस्ट कर पाएंगे. तो ये सारे हमारे सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, वो सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, आसानी से हम यहाँ पर समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. सबसे पहला वर्ड है सक्सेस. सक्सेस मीन्स होता है सफलता. अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सफलता को देख पाते हैं या फिर उसे सुन पाते हैं? नहीं. क्या सक्सेस नाम का कोई पर्सन होता है? बिल्कुल नहीं. ये एक कॉन्सेप्चुअल थिंग है, एक वैचारिक बात है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं. तो सक्सेस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हैप्पीनेस. हैप्पीनेस, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है खुशी. खुशी क्या है? खुशी एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसे भी हम केवल महसूस कर पाते हैं. हैप्पीनेस को देखा नहीं जा सकता है, हैप्पीनेस को छुआ नहीं जा सकता है, ना ही हैप्पीनेस को हम सुन सकते हैं. ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. हैप्पीनेस, ये जो वर्ड देख रहे हैं, ये एक इमोशंस है, एक फीलिंग है जिसे हम केवल महसूस कर पाते हैं. इसीलिए हैप्पीनेस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. इसके बाद अगला एग्जाम्पल है काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता. बहुत ज़्यादा दयालु लोग जो होते हैं वो काइंडनेस दिखाते हैं. तो यहाँ पर काइंडनेस भी एक भाव है. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. इसे हम डायरेक्टली किसी भी सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है चाइल्डहुड, यानी कि हमारा बचपन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बचपन यानी कि चाइल्डहुड की, जो कि ह्यूमन लाइफ की एक स्टेज होती है. किसी भी स्टेज को हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ज़रूर हो सकता है कि हम बचपन तो देख सकते हैं क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसे आंखों से देखा जा सकता है. जी नहीं, वो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को देख रहे हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को देख रहे हैं. वहाँ पर उसके बचपन को, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल थॉट है, वो नहीं देखा जा सकता है, वो केवल महसूस किया जा सकता है. तो यहाँ पर चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा. इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है लक. लक मीन्स होता है भाग्य. भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसे हम देखेंगे या फिर सुनेंगे या फिर टच करेंगे. यह भी एक कॉन्सेप्चुअल थॉट ही है जिसे केवल फील किया जा सकता है. इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है फियर. फियर मीन्स होता है डर. डर भी महसूस किया जाता है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फेथ यानी कि विश्वास, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल थॉट ही है जिसे केवल महसूस किया जाता है. इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है डिफीट. डिफीट मीन्स होता है हार, हराना भी इसका मतलब होता है. तो यहाँ पर डिफीट भी एक आइडिया ही है, एक विचार ही है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं. तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. उम्मीद करती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके समझ में आ गया होगा, आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आइए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड. A concrete noun refers to a physical object in the real world, such as a cat, a table, a child, etc. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर कॉन्क्रीट नाउन की बात क्यों कर रही हूँ. वो इसलिए कर रही हूँ कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन्स रहती हैं. तो सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन को समझ लीजिए.
कॉन्क्रीट नाउन हमेशा फिजिकल ऑब्जेक्ट को ही बताता है जो रियल वर्ल्ड में होते हैं, जबकि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या पढ़ा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा कि इसमें केवल कॉन्सेप्चुअल थॉट्स के बारे में बात होती है, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, जिन्हें सेंसेस के थ्रू हम देख नहीं सकते हैं। बट कॉन्क्रीट नाउन में वो सारी चीज़ें होंगी फिजिकली जिन्हें हम देख पाएंगे, जैसे एक बिल्ली को हम देख सकते हैं, टेबल को हम देख सकते हैं, चाइल्ड छोटे बच्चे को हम देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कॉन्क्रीट नाउन के हैं जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं रियल वर्ल्ड के। ठीक है, इसके बाद नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। अब चूंकि नाउन को सेवरल कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये तीनों ही क्लासिफाइड नाउन्स हैं जिन्हें हम अलग से स्टडी करते हैं। अब फिर से नीचे एक लाइन को देखिए, कॉन्क्रीट नाउन ऑलवेज रेफर टू द थिंग्स यू कैन परसीव थ्रू योर 5 सेंसेस। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, कॉन्क्रीट नाउन में हमेशा उन चीज़ों को ही इंक्लूड किया जाता है, उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू, जो हमारे सेंसेस होते हैं उनके थ्रू उन्हें डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द 5 सेंसेस। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन्हें हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ये है कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच का डिफरेंस जो आपको समझना है, जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में। तो जी सबसे पहला जो सेंस होता है वो होता है आई, यानी कि आँख। आँखों से क्या किया जाता है? आँखों से देखा जाता है, जी हाँ, साइट। दूसरा है आपका ईयर, यानी कि हमारा कान, जिससे हम सुनते हैं, हियरिंग। एंड द थर्ड वन इज टंग, यानी कि हमारी जीभ, जिससे हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं। द फोर्थ वन इज नोज, हमारी नाक, नाक से हम सूंघते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज स्किन, हमारी त्वचा, जिससे हम किसी चीज़ को टच कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं उसे छूकर। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करने में। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट बातें थी कॉन्क्रीट नाउन से रिलेटेड आपको बताई, ताकि आप समझ पाएँ कि कॉन्क्रीट नाउन अलग होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ, जो कि है आपका मटेरियल नाउन। आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। A material noun is a noun word used to refer a substance, a material or an ingredient that we can see and touch, which is used for making some other things. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल नाउन होता है वो एक ऐसा नाउन वर्ड होता है जिसका यूज़ हम किसी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, किसी धातु, मटेरियल यानी कि धातु, और किसी इंग्रेडिएंट यानी कि सामग्री को बताने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी सब्सटेंस, मटेरियल और इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं तो वो आपका मटेरियल नाउन होगा, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिसका यूज़ किन्हीं दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार के मटेरियल को, इंग्रेडिएंट को, सब्सटेंस को आप मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। बहुत ही आसान है मटेरियल नाउन। सो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर मटेरियल नाउन्स ही हैं। चलिए समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहला वर्ड है वाटर। वाटर आप सभी को मालूम है लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर को हम देख सकते हैं क्या? जी हाँ, देख सकते हैं। टच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका एक मटेरियल नाउन है। वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद है एयर। अगला वर्ड है एयर। दोस्तों एयर भी यहाँ पर एक मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि एयर आपका मटेरियल नाउन कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मटेरियल नाउन ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए भी काम में आते हैं, और एयर का यूज़ हम
किन्हीं दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे टायर में अगर एयर नहीं होगी तो टायर टायर नहीं कहलाएगा, तो उसमें एयर भरी जाती है। बलून में एयर भरी जाती है, तो इसे एज एन इंग्रेडिएंट ही तो यूज़ करते हैं हम, इसीलिए एयर आपका मटेरियल नाउन है। इसके बाद है सैंड। सैंड मतलब बालू। बालू एक इंग्रेडिएंट ही है जिसका यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, ये भी यहाँ पर मटेरियल नाउन है। वुड यानी कि लकड़ी, ऑब्वियसली ये एक मटेरियल है। प्लास्टिक, आप सभी जानते हैं प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, एक मटेरियल है। ग्लास यानी कि कांच, ऑब्वियसली एक सब्सटेंस है, कांच का इस्तेमाल भी हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। गोल्ड यानी कि सोना, ये भी एक मटेरियल ही है, ठीक है, एक सब्सटेंस ही है। सिल्वर एज वेल, ये भी वही चीज़ है। सॉल्ट, नमक, ये एक तरह का इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी डिशेस होती हैं जिनमें इसे डालते हैं और डिशेस बनाते हैं, तो ये भी एक मटेरियल नाउन है। तो जिस तरह से सॉल्ट को हम एज एन इंग्रेडिएंट ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी खाने वाली डिश को बनाने के लिए, क्योंकि डिशेस में डालकर सॉल्ट से टेस्ट को बढ़ाया जाता है, ये टेस्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है खाने की चीज़ों में। इसके बाद है आयरन यानी कि लोहा। लोहे का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अलमीरा, फर्नीचर हो गया, ठीक है, डोर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आयरन का यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका ऑयल यानी कि तेल। तेल को भी एज एन इंग्रेडिएंट ही यूज़ किया जाता है बहुत सारी खाने की जो डिशेस होती हैं उन्हें बनाने में। तो इस तरह से जितने भी सब्सटेंसेस, मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सभी को हम मटेरियल नाउन कह देते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मटेरियल नाउन से भी रिलेटेड। तो जी यहाँ पर आप इसे ध्यान से समझिएगा। द मटेरियल नाउन गिव्स द सेंस ऑफ लिक्विड, सॉलिड और सब्सटेंस दैट इज measured or weight but not counted sometimes, from which many things are made। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो हमें एक प्रकार का सेंस देते हैं। किस चीज़ का सेंस? यही कि जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या फिर वो एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम काउंट नहीं कर पाते हैं उन्हें, ठीक है, और इनसे बहुत सारी चीज़ों को भी बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं आयरन यानी कि लोहा। लोहा एक मटेरियल होता है। जब ये रॉ मटेरियल के रूप में आप अगर आयरन को देखें, लोहे को देखें, तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आयरन से किन्हीं चीज़ों को बना दिया जाता है तब आप वहाँ पर उसे काउंट कर पाते हैं। तो ये एक सब्सटेंस है जो हमें नेचर के थ्रू मिलता है, तो इसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑयल ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते। जितनी भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होंगी उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर वो चीज़ किसी चीज़ के अंदर फिल्ड अप है, भरी हुई है, तो आप उस पर्टिकुलर वस्तु को काउंट कर सकते हैं कि हाँ चलो एक बॉटल है ऑयल की, तो इसे हम काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन ऑयल को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे भी काउंट नहीं किया जा सकता है। शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बड़े बड़े क्यूब्स बना दिए जाएं तब आप उसे काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और यहाँ पर है सॉल्ट। जी हाँ, ये एक इंग्रेडिएंट है, एक सब्सटेंस है। सॉल्ट का यूज़ एज एन इंग्रेडिएंट ही किया जाता है शुगर की तरह। सॉल्ट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि मुझे 1 शुगर चाहिए, मुझे 2 सॉल्ट चाहिए? जी नहीं, हम कभी भी ऐसे काउंटेबल नाउन के रूप में इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से लास्ट यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिया है राइस। राइस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप राइस को ख़रीदने जाएंगे तो उसे या तो आप कहेंगे कि मुझे क्विंटल में दे दो, या फिर आप कहेंगे कि मुझे किलोग्राम में दे दो। तो यहाँ पर इसे मेजर तो ज़रूर किया जा सकता है, यानी कि इसको तौला जा सकता है, लेकिन इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स, सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और ये सभी मटेरियल्स, ये सभी सब्सटेंसेस हमारे कहलाते हैं, जी हाँ,
मटेरियल नाउन। अब एक और दूसरी बात एक और एग्जाम्पल में देख लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ मटेरियल नाउन्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आयरन, ऑयल, वाटर, शुगर, सॉल्ट, राइस एट्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, जी हाँ, ईंट, ईंट से मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है। स्टोन, ये सारे आपके मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं। रॉक यानी कि चट्टान, चट्टानों का यूज़ भी किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में। पेपर, पेपर का यूज़ किया जाता है जब हम लिखाई पढ़ाई करते हैं तो पेपर का इस्तेमाल करते हैं अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में। तो इस तरह से ये जो सब्सटेंसेस हैं एज अ मटेरियल नाउन ही होते हैं, लेकिन इन्हें काउंट किया जा सकता है। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन्स में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस और मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से रिलेटेड ये फुल कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।